हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे सुपर टेट 2021 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन के प्रैक्टिस पर। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में हम 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और जो सीडीपी से रिलेटेड रहेंगे। ये आपको टेट, सुपर टेट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपके पहला क्वेश्चन आ जाता है, मानव विकास का प्रारंभ होता है पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, गर्भावस्था से। तो अगर इसमें दोस्तों हम बात करें तो मानव विकास, ये देखिए दोस्तों, गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और पूरे जीवन भर होता है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो विकास है। ठीक है दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। जो थंबनेल में आपने देखा होगा, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक ये बीएफ स्कनर, आरएम गैने, आईपी पावलाव और ईएल थार्डाइक। तो दोस्तों, अगर इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आरएम गैने हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये सैकड़ों बार प्रश्न पूछा गया है और आपको बखूबी मालूम है कि यह कथन क्या है। आंधी, तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था है। स्टेनले हाल का कथन है। ये तीसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। तो दोस्तों, अगर बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है। इसका चक्र इस प्रकार से है दोस्तों। अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें होता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में इतनी चीज़ें समाहित होती हैं। प्रतिपुष्ट है, योजना है, फिर देखिए सबसे पहले पुनः पाठ योजना, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि, फिर योजना, फिर प्रतिपुष्टि। तो इस प्रकार से कुल जो है इसमें 6 चरण देखे जाते हैं और कुल मिलाकर 36 मिनट का समय लगता है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 36 मिनट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। देखिए, सीखने में पठार का मतलब ही होता है कि सीखने में रुकावट हो गई। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यह कथन जो है रास महोदय का है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक रूप में पाता है तो उसे करना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है बी, बच्चे को परामर्श करना चाहिए कि आखिरकार क्या समस्या है, किस दिक्कत की वजह से बालक जो है कक्षा में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस वजह से उसको परामर्श देना चाहिए, उसको काउंसलिंग की आवश्यकता है। ठीक है। 7वां क्वेश्चन लेते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से और शैक्षिक संस्थानों के विकास से। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः छात्रों से ही दोस्तों संबंधित होती हैं। ये क्रियाएं छात्रों के व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में मदद करती हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से। ए ऑप्शन करेक्ट है। 8वां क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। तो स्किनर, थार्डाइक, कोहलर, बीएस ब्लूम। तो देखा जाए तो बीएस ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। ब्लूम की वर्गीकी शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में बनाई गई थी। इस समिति ने शैक्षिक गतिविधियों के 3 डोमेनों को पहचान की थी। पहला है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है साइकोमीटर। तो ये पूर्णतः जो बीएस ब्लूम हैं ये अधिगम सिद्धांत नहीं दिए हैं, जबकि स्किनर, थार्डाइक, कोहलर के अधिगम संबंधी सिद्धांत आपको मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है।
तो शिक्षा में अगर अवरोधन देखा जाए तो बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, ये शिक्षा में अवरोधन है। ठीक है, 9 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? प्रस्तावना कौशल में, समापन कौशल में, प्रदर्शन कौशल में, कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल में? अगर देखा जाए दोस्तों तो 10वें क्वेश्चन का हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। ठीक है, प्रस्तावना कौशल में जो आपने पाठ्य योजना अगर आपने प्रशिक्षण के दौरान बनाई होगी तो साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं प्रस्तावना कौशल में ही पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां लेते हैं, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? बहुविमात्मक का मतलब है मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। इसका प्रत्यय किसने दिया था? E.G. गार्डनर महोदय ने दिया था। स्पीयरमैन ने नहीं दिया है, न जॉन मेयर ने, न गोल्डमैन में, ये गार्डनर ने दिया है। ठीक है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। देखिए, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में, पढ़ने वर्तनी में। तो डिसलेक्सिया अगर देखा जाए तो पढ़ने लिखने से जुड़ी एक खास विकलांगता है जिसका असर पढ़ने और भाषा को समझने में आता है। तो डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने वर्तनी में कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? देखिए, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। तो समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कौन सी नहीं है? 13वां क्वेश्चन यही कह रहा है दोस्तों, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ये कोई भूमिका नहीं है कि शिक्षक को जो निःशक्त बच्चे हैं उनका ध्यान नहीं देना, बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 14वां क्वेश्चन बढ़ते हैं, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि रोक देना चाहिए, कि अनुमति नहीं देनी चाहिए, कि हतोत्साहित करना चाहिए? सारे नेगेटिव हैं, प्रेरित करना चाहिए। हाँ बेटा और क्वेश्चन पूछो, और पूछो, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? तो इस वजह से प्रेरित करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। फिर बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाता है, बच्चे की वृद्धि देखा जाए तो सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, नैतिक विकास से संबंधित नहीं है, फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, और डेवलपमेंट मतलब विकास होता है, और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है। तो ऐसे में देखा जाए तो वृद्धि मुख्यतः फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है, शारीरिक विकास से। फिर है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर मैं इसको क्वेश्चन को PDF में डिस्कस करता रहता हूँ। 16वां क्वेश्चन आपका ए है, गिलफोर्ड महोदय ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत का भी देखिए दोस्तों गिलफोर्ड ने जो है प्रतिपादन किया है। देखिए 2 सूचियां आपके पास आ जाती हैं, ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर और गार्डन। इसमें जो है यहाँ पर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, डायग्नोस्टिक परीक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान और परीक्षा परीक्षण प्रतिमान, और यहाँ पर ABCD है। आपको इस तरह से 4 ऑप्शन आ जाते हैं। स्क्रीन को अगर मैं छोटा करूँ तो आपको फिर भी थोड़ी सी समझने में यहाँ पर दिक्कत होगी। मैं इसका करेक्ट ऑप्शन ही आपको बता देता हूँ। देखिए जो ब्रूनर है दोस्तों, वो संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान से संबंधित हैं। ब्रूनर किससे संबंधित है? संप्रत्यय ए का क्या हो जाएगा? ये 4th वाला, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, एकदम से इसको याद कर लें। आशुबेल की बात करें, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। आशुबेल क्या है? अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। ग्लेजर बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। ग्लेजर क्या है? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित है। और गार्डन की अगर हम बात करें, जो डी है, तो ये साइनेस्टिक्स शिक्षण प्रतिमान से संबंधित हैं। डायनेटिक्स जो है शिक्षण प्रतिमान, इससे गार्डन संबंधित हैं। तो ये चारों के चारों करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? समस्या की पहचान करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, परिकल्पना का निर्माण करना, आंकड़ा संग्रह करना। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की हम पहचान करें कि आखिरकार समस्या
कौन सी है, क्या है, कैसी है, तो उसकी पहचान करना ही प्रथम चरण है। फिर है बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जब बालक का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। तो देखिए जो 3 ऑप्शन है एकदम से ये निगेटिव हैं, तो ये एकदम बिल्कुल 100% नहीं होंगे। बी सी डी ये तीनों क्या है, नेगेटिव है। एकाधिकारवादी नहीं होगा और इसमें निष्क्रिय नहीं करना है, और गणितीय कुशलताओं बस का ही नहीं, इसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालिक सभी जो है पक्षों का विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, यही शिक्षा का उद्देश्य है। 20वां क्वेश्चन लेते हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? 20वां क्वेश्चन है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन कौन सा है? 20वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो प्रस्तुतिकरण है ये करेक्ट है। ठीक है। 21वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो देखा जाए दोस्तों, तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए स्किनर के अनुसार अनुक्रिया अनुबंधन 2 प्रकार के हैं। पहला उद्दीपक अनुबंधन, दूसरा है अनुक्रिया अनुबंधन। स्किनर ने पहले प्रकार के अनुबंधन को अधिक महत्वपूर्ण माना है। किसको? उद्दीपक अनुबंधन को, क्योंकि यह क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन है जो पुनर्बलन के साथ संबंधित होता है। स्किनर उत्सर्जित व्यवहार को अधिक महत्व देते हैं दोस्तों। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? कौन सी अवस्था जो है जो ब्रूनर है उनके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो 22वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंत प्रज्ञ अवस्था, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का कोई अंग नहीं है, जबकि प्रतिबिंबात्मक, संकेतात्मक और क्रियात्मक अवस्था ये तीनों पाई जाती हैं ब्रूनर में। फिर है मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिपादन में 5 पदों का वर्णन किया है, वे कौन से हैं? इनका सही क्रम क्या है? प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। तो इन 23 क्वेश्चन का अगर पहले बात करें क्रम की तो ए ऑप्शन करेक्ट है। पहले दूसरा खोज होगी, फिर प्रस्तुतिकरण होगा, फिर पहले खोज होगी दोस्तों, पहले खोज होगी, फिर प्रस्तुतिकरण होगा, फिर आपका चौथा वाचन अभिव्यक्तिकरण होगा, फिर तीसरा होगा संगठन व्यवस्था होगा, और एट लास्ट आत्मीकरण होगा, उसको अपनाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 24 नंबर देखते हैं फटाफट। कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अनुप्रयोग, बोध, ज्ञान, अनुमूल्यन। 24वें का जो डी ऑप्शन है वो एकदम से अनुमूल्यन, ये जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, जबकि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग ये सब संज्ञानात्मक क्षेत्र से, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित हैं। कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? मिश्रित, लंबवत, उन्तोदर यानी कि उत्तल और नतोदर। आपने नतोदर, उन्तोदर, मिश्रित, लंबवत, इनमें से आपको करना है कि कौन सा आपने, तो जो लॉन्गिट्यूडनल होता है ये कोई एक वक्र नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी स्तंभ को फिर से सुमेलित करना है दोस्तों आपको। एनिमल इंटेलिजेंस ये किसने दिया है? पुनर्बलन की अनुसूची, सारगर्भिता का नियम और अनुकूलन। एडॉप्टेशन, अनुकूलन का नियम किसने दिया है? अनुकूलन तो पियाजे ने दिया है, आप लोगों को बखूबी मालूम है। अनुकूलन किससे रिलेटेड है? डी का दूसरा हो जाएगा, पियाजे। और यहाँ पर 2 ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं, डी में दूसरा यहाँ पे करेक्ट है। और हम आगे देखते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस दिया है थॉर्नडाइक ने। एनिमल इंटेलिजेंस किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। ए का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो ए का थर्ड और डी का सेकंड, तो यही हमारा जो है करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। पुनर्बलन की अनुसूची की बात करें तो ये स्किनर ने दिया है। पुनर्बलन की अनुसूची दोस्तों किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। सारगर्भिता का नियम किसने दिया है? जो है गेस्टाल्ट ने। और अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए अगला, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। 27वें क्वेश्चन की बात करें तो ये निरंतरता सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत, कॉन्टिन्यूटी यानी कॉन्टिन्यूअस थ्योरी, कॉन्टिन्यूटी जिसको कहते हैं, उसका ये सिद्धांत है। 28वां क्वेश्चन लेते हैं, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट बन गई है? 86वें संविधान संशोधन में ये हुआ है, एकदम से डी है, रटा होना चाहिए सबको, बहुत ईजी है। 86वां जो संविधान संशोधन है उसमें शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन चुका है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 29वां क्वेश्चन है और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक ये आपके मैकडूगल महोदय हो जाएंगे। एट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? 30 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बाल्यावस्था। संवेगात्मक विकास का यह अनोखा काल है आपकी बाल्यावस्था। तो दोस्तों हमने विद इन 16 मिनट 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।